हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज के डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का हमारा क्वेश्चन है नैपसेक वाला। तो क्विकली चलो इसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें आइटम्स दी होती है, कुछ सेट ऑफ आइटम्स। उस हर एक सेट ऑफ आइटम्स में उसका कुछ एक पर्टिकुलर वेट होता है और एक कुछ वैल्यू होता है। एक छोटा एग्जांपल लिया हमने, 3 आइटम्स दी हुई है हमें, तीनों का इंडेक्स लिख दिया मैंने 0 1 2। अब ये इन्फॉर्मेशन पहले से दी होगी कि वो कोई भी आइटम, जैसे कि फर्स्ट वाले को पिक अगर हम देखते हैं तो इसको देख के हमें ये पता होगा पहले से कि इस 1 वाली जो आइटम है ना, 1 इंडेक्स वाली, उसका वेट है 3 और उसकी वैल्यू है कुछ एसोसिएट वो है 6। और क्वेश्चन में किया होता है, गिवन होता है कि अगर हमारे पास एक बैग होता है जिसकी साइज़ मान लेते हैं है 12, तो इस बैग में मैं कौन सी ऐसी सेट ऑफ आइटम्स चूज़ करूँ, कुछ सेट ऑफ आइटम्स के जो मेरा प्रॉफिट हो, मतलब कुछ आइटम्स मैं सिलेक्ट करूँगा मान लो, तो उनके साथ एक वैल्यू भी एसोसिएट होगी, तो उन सबका जो सम हो ऐसे अलग अलग मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ना आइटम्स का। जैसे कि मैंने 0 और 1 वाली इंडेक्स वाली पिक कर ली, अगर इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है वो 12 से कम है, या तो सेकेंड वाली कर ली, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो जिनका टोटल वेट अगर इससे गिवन जो कैपेसिटी उससे कम है तो उनका अलग अलग प्रॉफिट होगा। तो ऐसा सीक्वेंस सिलेक्ट करना है जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, अब हर एक आइटम के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक आइटम हमने ली, तो उसके साथ मैक्सिमम दो ही चीज़ हो सकती है, या तो उसको हम कंसीडर करेंगे आंसर सेट में, या तो उसे लेना है या तो नहीं लेना। तो आएगा हमारा या तो टेक या तो नॉट टेक। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हुआ। इससे हमें पता चला कि हर एक आइटम के लिए मल्टीपल जब चॉइसेस है तो फिर हमें रिकर्जन में डाल के कुछ ना कुछ आगे टेस्ट आउट करना पड़ेगा, ट्राई आउट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ देखते हैं, अगर किसी आइटम को हमने नहीं लिया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर किसी आइटम को हम ले कब सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक आइटम है, एक थर्ड इंडेक्स वाली, जिसका वेट मान लो 50 है और वैल्यू 100 है। तो अगर इसको मैं कंसिडर करता हूँ अभी, तो जब मेरा बैक की कैपेसिटी 12 है और इसकी जो वेट है वो 50 है, तो ये इसमें सेट ही नहीं होगा, तो इसे मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इससे पता चलता है हमें कि हमारी जो टेक है ना, ऐसा नहीं सीधा सीधा ले लिया। अगर उसे लिया हमने तो देखो, नहीं कब ले सकते, जब उसका आइटम का वेट ये हमारी बैक की कैपेसिटी से ज़्यादा हो। आइटम का वेट जब हमारी बैक की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो हम घुसेगा ही नहीं वो अंदर, तो उसे ले नहीं सकते हम। और अगर हम ले लेंगे तो एक तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा, प्लस आगे हम देखते हैं क्या है। और नहीं लेंगे तो सिंपल कुछ हमें वैल्यू आगे उसका मिलेगा नहीं, और आगे इस तरह क्या है वो हम देखते हैं आगे। तो ये लॉजिक इसका बना। तो अब इसको मान लें क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन अगर इस तरह बन रहा है, तो हम उसे इस तरह दे सकते हैं कि आप ये रेंज कंसीडर करो पूरी अरे ऑफ एलिमेंट्स की, और मेरा ये बैग का कैपेसिटी कुछ होगा W, और फिर आंसर लेके आओ। तो देखो, अभी हम जब रेंज में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इंडेक्स से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना हर एक आइटम को पूछना। तो मान लीजिए हमने 0 पे कुछ क्वेश्चन किया, क्या तो तुम्हें ले या ना ले, जो भी कुछ क्वेश्चन किया, तो उसका कुछ ना कुछ जैसे अगर उसे नहीं लिया हमने तो हमारे पास एक नॉट नहीं लिया उसे, तो उसके बाद फिर जो क्वेश्चन जाएगा वो किस रेंज को जाएगा, क्योंकि 0 वाला तो ऑलरेडी हमने देख लिया ना, तो वो 1,2 वाली रेंज पे जाएगा। सिमिलरली इसको अगर ले लिया होता तो भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन किस रेंज पे जाता, वो 1,2 की रेंज पर जाता। ये हुआ ऐसा। अब इसको आगे कंसिडर करते हैं। अब जिसकी 1,2 वाली रेंज है, अब इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई करूंगा मैं। अब स्टार्टिंग से मैंने 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन किया, उसका जो भी आंसर आया ठीक है, बट अब आगे क्वेश्चन किस रेंज में जाएगा, वो सिर्फ 2 वाली रेंज में जाएगा। तो इससे पता चलता है कि या तो हम इसे आगे से कर सकते हैं सॉल्व, और अगर सेम चीज़ अगर हम देखते हैं अगर कि वो लॉजिक बैठता है नहीं, तो सेम चीज़ अगर मान लो स्टार्टिंग वाली मेरी रेंज है, तो अगर मैं इसको पीछे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ कि सेकंड इंडेक्स पे क्वेश्चन करो कुछ ना कुछ, जो भी आपका चॉइस है ठीक है, बट जो नेक्स्ट इटरेशन में जो आ जाएगा वो फंक्शन कॉल फिर जाएगा कि इस इंडेक्स का तो हमने क्वेश्चन कर लिया, अब बच्चा क्या ये 0 1। सिमिलरली 0 1 जाएगा तो अब 1 वाले इंडेक्स पे कुछ भी प्रोसेसिंग क्वेश्चन करो ठीक है, तो अब आगे क्या जाएगा क्वेश्चन हमारा, जो एक और जो रेंज बची वो। तो इससे पता चल रहा है कि बैकवर्ड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम कोड में देखेंगे तब दोनों का देख लेंगे। प्राइमरली हम लोग जो वेरिएंट देखते हैं वो लास्ट वाले इंडेक्स से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक बॉयलर प्लेट वाला फंक्शन लिख देते हैं, जिसमें एक इनपुट होगा हमारा क्या इंडेक्स है यहाँ पर, और बाकी पैरामीटर्स जो तो बाद में हम अज्यूम करते हैं यहाँ पास है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस आइटम को लूँ ही नहीं, तो अगर नहीं ले रहा हूँ तो प्रॉफिट इस आइटम या वैल्यू जो भी आप अज्यूम करो वो तो मिलेगा ही नहीं मुझे, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ वो 0 मिला क्योंकि मैंने इसे कंसिडर ही नहीं किया। प्लस अब देखो, इसका जो अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, हम लोग थोड़ा टफ वाला वेरिएंट है जो अनबाउंडेड नैपसेक है वो वाला देखते हैं। उसमें क्या होता है, एक आइटम को मल्टीपल बार ले सकते हो। तो और नॉर्मल नैपसेक जो 0 1 नैपसेक बोलते हैं उसमें ऐसा होता है कि हर एक आइटम अगर ले पाओ तो आप मैक्सिमम एक ही बार ही ले सकते हो। तो हम इसका अनबाउंडेड वर्जन देखते हैं। बाउंडेड इसके बेस पे, वीडियो का बेस पे बहुत ईजी रहेगा, वो आप लॉजिक का समझ सकते हो। तो अनबाउंडेड वाला वर्जन देखते हैं। तो हमने इसको अगर नहीं लिया तो फिर हमने इसे कह दिया कि इसकी वैल्यू नहीं लिया तो वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी, प्लस अब नहीं लिया तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरी रेंज कम करनी पड़ेगी क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमारे यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो फंक्शन कॉल जाएगा वो जाएगा कि आप इंडेक्स -1 पे देखो, और एक पैरामीटर यहाँ एक और रहेगा हमारा, क्या वेट था, कैपेसिटी थी। और अब इसे लिया नहीं है तो वेट की कैपेसिटी एज इट इज़ रही। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं इसका जो टेक कंडीशन। टेक कंडीशन मान लेते हैं अगर हमने इसे ले लिया, इस आइटम को एक बार लिया तो इसकी वैल्यू एक बार मुझे मिल गई, तो मैंने इसकी वैल्यू एक बार ऐड करवा ली।
और अभी से एक बार ऐड करवा लिया और मैंने कहा अनबाउंडेड वर्जन है, तो मैं उसे मल्टीपल टाइम्स ले सकता हूँ। तो मैं अगेन इसी सेम इंडेक्स पे डाल देता हूँ, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है ना मल्टीपल टाइम्स लेना, तो मुझे उसी इंडेक्स पे रहना पड़ेगा ना, तो मैं -1 क्यों करूँगा। -1 तो तब करते हैं जब एक बार ले लिया और एक ही बार ले सकते हो, तो फिर आपको फिर फोर्सफुली पीछे जाना है। इसमें तो हमें क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं तो सेम इंडेक्स पर ही खड़े रहे। बट अब यहाँ पर वेट, क्योंकि इसको एक बार ले लिया है, तो अब जो हमारा कैपेसिटी ऑफ वेट है उसमें से एक बार हमारे ये वेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसे एक बार ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ। अब जैसे हमने कहा कि ये आइटम पिक तब कर सकते हैं जब ये वैल्यू उसके मतलब इस आइटम का जो वेट है ना वो करंट वेट से कम होना चाहिए, तभी उसमें जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी फिर कि अगर हमारा करंट आइटम का जो वेट है वो जो एज ऑफ नाउ जो वेट चल रहा है उससे अगर लेस देन इक्वल टू है तो ही आप लो। ठीक है, तो इसको ऐसा करा देंगे, इसको कुछ इनिशलाइज करवा देते हैं। अभी क्या करवाते हो देखते हैं। अब देखो हमारे पास दो चॉइस आ गई है, नॉट टेक और टेक वाली। अब पूछा है मैक्सिमम क्या कर सकते हो, तो यहाँ से इसका दोनों चॉइस में से जो मैक्स है वो करवा देंगे रिटर्न। तो क्योंकि ये मैक्स फंक्शन है और इसका हमें इनिशलाइजेशन करना है, तो इसका उल्टा, इसका मैक्स का उल्टा होता है बहुत छोटी वैल्यू, तो वो यहाँ डाल देंगे। तो -128 डाल दी, ताकि अगर ये चीज़ पॉसिबल ना हो तो टेक की वैल्यू -128 रहे, और अगर नॉट टेक कुछ लेके आता है तो वो कंसीडर हो। इसे स्किप करवाई है बेसिकली हमने। अब इसका बेस केस देख लेते हैं। देखो, अब देखो एक बात समझो, हमारा वर्किंग एरिया ये है। अब हम यहाँ से पीछे से चल रहे थे। अब जो भी आप वर्किंग एरिया में कर लिया आपने काम, और आप यहाँ लॉजिकल बाउंड्री से इस साइड आ गए, तो अगर आप वहाँ आ गए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आप कोई आइटम ले सकते हो। अब ये इमेजिनरी आइटम है, मान लो इंडेक्स -1 पर हम लोग बाउंड्री से बाहर आ गए, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आप कोई चीज़ पिक कर सकते हो ना स्किप कर सकते हो। तो वहाँ से रिटर्न क्या करना है, वहाँ से रिटर्न कर देना 0, क्योंकि अब तो कुछ प्रॉफिट और वो आ ही नहीं सकता ना कुछ। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि अगर आप हमारी बाउंड्री से बाहर चले गए तो यहाँ से रिटर्न कर दो 0। ठीक है, तो ये आपका बन गया रिकर्जन वाला ये कोड। अब इस टाइप के जो रिकर्जन वाले कोड होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और उसकी पावर मैक्स डेप्थ कितनी बन रही है हमारी। तो ब्रांचिंग फैक्टर तो दिख रहा है, एक फंक्शन कॉल f, दो फंक्शन कॉल में टूट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 2 हो गया ब्रांचिंग फैक्टर। अब मैक्स डेप्थ कितनी है, अब मान लेते अगर वो सिंपल वाला वेरिएंट होता, एक 0 1 वाला, तो शॉर्ट अगर ले भी लिया तो हम एक इंडेक्स आगे जाते। तो उस केस में क्या होता, हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडेक्स ऑफ एलिमेंट में फंक्शन कॉल जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 वो 1 पे भी गया, 0 पे भी गया, ऐसा। तो मतलब ये ऑर्डर ऑफ n हुआ। इसमें क्या है, सेम वहाँ पर ही रह रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n से कुछ ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, n से कुछ ज़्यादा होगी। तो इसको हम एग्जैक्टली ना कहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ समथिंग ये हुई। ठीक है, सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिकर्सिव कॉल कितनी हुई, जैसे कि मैंने कहा अगर ये इंडेक्स -1 होता 0 1 वाला, और तो मैक्सिमम क्या जा सकता है, हर एक इंडेक्स 2 से गया, 1 से गया, 0 से, हर एक को इटरेट करता, तो स्टैक टेस्ट ज़्यादा अलग अलग फंक्शन कॉल कितने जाते हैं, ऑर्डर ऑफ n वाले जाते हैं। बट अब क्योंकि ये यहाँ पर सेम इंडेक्स पर रह रहा है, तो इतना है कि ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग कुछ होगा, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। ठीक है, अब इसका मेमोइज्ड वर्जन देखते हैं। मेमोइज्ड वर्जन देखने में ये होता है कि हमें चेक करना होता है पैरामीटर्स क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ तो एक इंडेक्स चेंज हो रहा है और w चेंज हो रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से जा रही है। देखो, इंडेक्स को हमने कॉल किया था उल्टा n-1, वो जा रहा है 0 तक, तो लॉजिकली -1 तक जा रहा है, पर एज ऑफ नाउ समझो ये यहाँ तक जा रहा है, मोटा मोटा इस तक। और वेट कहाँ तक जा रहा है, वेट w से जा रहा है। वेट कहाँ कहाँ तक जा सकता है, देखो एक बात समझो। अब ये पैरामीटर ऑल्टर कहाँ हो रहा है, यहाँ तो ऑल्टर नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन तो जान दो, यहाँ पर कुछ ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑल्टर हो रहा है और इसके सामने ये कंडीशन भी है। तो ये क्या बता रही है कि एट ए टाइम जो भी w है उसमें से अगर कुछ माइनस होगा, तो इतना तो पक्का है वो जो भी चीज़ माइनस होने वाली है वो या तो उसके बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी यहाँ वेट की 12 होती, और वो आइटम जो चूज़ कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम उसका वेट हो सकता है अपना 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जा सकता है, वो 12 तक जा सकता है। ये कंडीशन बोल रही है, तो ये होगा। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है w कहाँ तक जा सकता है। ये अगर 12 में से इतना तो फिक्स है कुछ माइनस होगा, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो 12 तक जा सकता है। तो वेट ये है कि इन दोनों का फिर ये डिफरेंस जाएगा यहाँ पर, तो मैक्सिमम वो 0 तक जा सकता है। नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा तो नहीं है यहाँ अगर वेट करंट आइटम का 13 होता और बैक की कैपेसिटी 12 होती तो 13 - 12 लेता, वो तो इस कंडीशन से ब्लॉक हो जाता ना। तो इससे पता चल रहा है कि वेट हमारा जा सकता है 0 तक। तो ये हमारे पता चल गए कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर मैं इस टाइप की डीपी ले लूँ जिसकी साइज n, w और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले मेमोइज करवा दूँ, डी ऑफ समथिंग में आंसर स्टोर कर दिया, और यहाँ आने से पहले डी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न इसी को ही कर दो, और यहाँ डी दोनों जगह पास कर दो। तो ये हमारा मेमोइज सॉल्यूशन हो गया। अब मेमोइज सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। उसमें देखो जो हमने डी बनाई उसमें जो भी स्टेट है उसका डी ऑफ n, w वो हर एक स्टेट मैक्सिमम एक ही बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि दूसरी बार वो कैलकुलेट होने आया तो इफ कंडीशन से रिटर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने स्टेट हो सकते हैं कैलकुलेट होने वाले, तो जितने डी का साइज है उतना, तो उसका होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस w की, प्लस इसका रिकर्जन स्टैक स्पेस भी जाएगा। और रिकर्जन स्टैक स्पेस अभी हमने देखा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग कुछ होगा, बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम एक डी अरे ले रहे हैं n क्रॉस w का, प्लस एक स्टैक स्पेस जाएगी ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग वाली। ठीक है, जो हमने देखा है फंक्शन कॉन वाली, बट इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। ठीक है, अब इसका टेबुलेशन वाला तरीका और स्पेस ऑप्टिमाइज्ड वाला तरीका हम लोग आगे देखते हैं। अभी पहले इसका C++ वाला कोड देख लेते हैं। अब मैं लीड कोड के प्लेग्राउंड में इसे इंप्लीमेंट करूँगा।
और अब आगे आगे हम लोग फिर लास्ट में एक वो भी वर्जन देखेंगे कि अगर यहाँ तो हम सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है बताओ, पर अगर इसका फॉलोअप क्वेश्चन ऐसा आया कि आइटम्स को भी प्रिंट करना है और अगर मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं उनको भी प्रिंट करना है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो क्विकली चलते कोड एडिटर में। तो ये C++ वाला बॉयलर प्लेट है, जावा वाला कोड हम लास्ट में देखेंगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ तक हमें ला के दे रहा है कि आइटम्स कितनी है, वेट, उनकी वैल्यू, नंबर ऑफ आइटम्स का काउंट और कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ क्विकली देख लेते हैं हम लोग इसको। बोलते हैं आप कि रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करके लाओ, और ये सारी की सारी वैल्यूज ही दे देंगे, जो भी काम करना है वहाँ करेंगे। तो मैंने ये पास कर दिया यहाँ पर, और अब यहाँ से उसका लिख देते हैं बॉयलर प्लेट रिकर्जन का, वो बेसिकली यही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से रिटर्न करवा देंगे अपना एफ फंक्शन जो हम वेरिएंट देखते हैं। हम अब एज ऑफ नाउ बैकवर्ड वाला वेरिएंट देखेंगे, आगे फॉरवर्ड वाला भी देख लेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये पता क्या चल रहा है, कोई चीज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में होगी, तो जैसे मैंने कहा था कि हम किसी भी रेंज को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा कोई वन वे का डायरेक्शन का ऐसा कुछ लॉजिक वहाँ वो नड़ नहीं रहा है। जैसे कि आगे स्टॉक स्पान वाले क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें टाइम बेस्ड होता है, हर एक डे पे क्या स्टॉक की वैल्यू है, तो उसमें पता चल जाता है कि आप अगर स्टॉक अगर बेचना है तो पहले आपको बाय करना पड़ेगा, फिर बेचोगे उसे। आप फ्यूचर में से नहीं आ सकते, फ्यूचर में खरीद के पास्ट में मतलब वो इस तरह से ट्रांजेक्शन नहीं लेगा वो। तो यहाँ से ये बेच दिया हमने, n-1 पे खड़े है, और इनिशियल हमारी कैपेसिटी W है, और ये वेट वैल्यू अरे, ठीक है, और n भी बेच दिया। तो क्विकली इसका एफ वेरिएंट लिख देते हैं, जो कि पहले लेगा इंटीजर इंडेक्स और इंटीजर वेट एज इट इज़ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेट वैल्यू और n ये भेज दिया। ठीक है, ये अरेज रेफरेंस से भेजे, कॉपी ना बने इसलिए। अब पहला तरीका कि अगर हम इसे नहीं कंसीडर करते, नहीं कंसीडर करें तो इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अब हम इसे कह देंगे अब आगे जाके आप चेक करके आओ और वेट में कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी के पैरामीटर्स एज इट इज़ भेज दिए। अब इसे अगर कंसीडर कर लेते, तो जैसे हमने लॉजिक में देखा कि अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू है इस इंडेक्स की, वो हमें मिल गई। प्लस अब क्योंकि अनबाउंडेड नेप से क्या है, तो 0 1 नहीं है, तो अगर 0 1 होता तो ये अगर आइटम ले ली तो आगे ही जाना पड़ता, बट ये अनबाउंडेड है, एक आइटम को मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। तो मैं करंट वैल्यू पे खड़ा, करंट इंडेक्स पे खड़ा रख के देखूंगा कि अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल में उसे ले सकते या नहीं। तो अगर इसे ले लिया तो जो अब हमारा कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, जिसकी अगर 10 की कैपेसिटी होती है और आइटम हमने 5 की वेट की ली, तो वो अब कैपेसिटी हमारी 5 हो गई। तो इसमें से हम इसका इंडेक्स, वेट ऑफ इंडेक्स माइनस करते हैं, बाकी वेट वैल्यू और एन। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा था, इस आइटम को अब ले कब पाओगे, एक कंडीशन जाएगी ना कि अगर हमारा करंट आइटम का जो वेट है वो इस बैग में आ सकता है या नहीं, तो ही हम लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो फिर ये टेक को कुछ इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी देखते हैं अभी क्या करवाते हैं, जैसे हमने लॉजिक में आगे देख ही लिया, पर फिर भी यहाँ पर देखो, अब इसके बेस पे पता चलेगा इनिशियलाइज क्या करवाना है। देखो, यहाँ से मेरे पास दो चॉइस है, टेक और नॉट टेक की। अब उन्होंने मैक्सिमम पूछा है, तो मेरे पास जो भी दोनों चॉइस है उसका मैं मैक्सिमम रिटर्न कर दूँगा। अब क्योंकि ये मैक्सिमम है यहाँ पर, और मान लेते कंडीशन फॉल्स होती, तो इसको ऐसी कोई कंडीशन वैल्यू इनिशियली देते हैं कि ये यहाँ पर स्किप हो जाए, तो मैक्सिमम है तो इसका उल्टा काउंटर पार्ट होगा नेगेटिव वैल्यू, तो मैं बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू यहाँ दे दी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ मिनिमम कोई क्वेश्चन में होता तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे देते। ठीक है, यह इतना हो गया। और ऐसे करते करते अगर हम हमारी लॉजिकल बाउंड्री से उस साइड पहुंच गए वर्किंग एरिया से, तो वहाँ से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, वहाँ कोई आइटम ही नहीं है, तो वहाँ से प्रॉफिट कुछ जनरेट ही नहीं होगा, तो वहाँ से 0 डाल दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला गुड टू गो है। एक मैं छोटा सा इनपुट डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने एक छोटा सा इनपुट डाल दिया यहाँ पर। 3 आइटम है और हमारी इनिशियल कैपेसिटी 18 है, और ये हमारी उसकी वेट है 468, और ये हमारी उनकी वैल्यूज़ है। अब क्योंकि ये वो रिकर्सिव वाला कोड है एक्सपोनेंशियल वाला, तो इसे हम इस पर रन नहीं करेंगे। अब इसका क्विकली वो मेमोइज्ड वर्जन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा मेमोइज्ड वेरिएंट से इसे सॉल्व करके लाओ, और एन कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ मेमोइजेशन वाले की बॉर्डर टिक बना देते हैं। और जैसे हमने लॉजिक में देखा था कि अगर मैं 2D DP ले लेता हूँ, हम एन क्रॉस हमारा जो W है उसकी, अब क्योंकि हमें W एज ए इंडेक्स चाहिए, तो मैं एक साइज़ बड़ी लूँगा अरे की। और इनिशियलाइज -1 से करवा देते हैं। ठीक है, अब इसी कोई मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट है उसमें भेज देंगे, और यहाँ से DP भी पास कर देता हूँ। और अब इसी फंक्शन से हम मेमोराइज वाला वेरिएंट बना देंगे। यहाँ पर एक DP जो हमने पास करी वो लेनी पड़ेगी, 2D DP, सो रेफरेंस से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ रिटर्न होने से पहले
हर एक स्टेट को स्टोर करवा देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर वो आए तो हम प्री कैलकुलेटेड जो है उसे ही भेज दें। तो ये हमने स्टोर करा दिया और यहाँ पर चेक करवा लेंगे कि अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है तो इसे ही भेज दो। क्विकली ये जो फंक्शन कॉल है उसको मेमोराइज्ड वेरिएंट वाला करवा देंगे और डीपी पास कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अब इसे चेक कर लेते एक बार रन कर कर। ओके, यहाँ पर एक्चुअली टेस्ट केस भी हमें पास करना था, तो ये मैं बोल देता हूँ उसको एक ही टेस्ट केस चलाना है। देखो इसने आंसर 36 दिया, सही आंसर है, ये वेरीफाइड है। अब क्विकली इसका टेबुलेशन वाला वे देख लेते हैं। इसे कह दूंगा मैं टेबुलेशन से आप सॉल्व करके लेके आओ इसे। अब यहाँ से उसकी बॉयलर प्लेट बना देते हैं। ठीक है, तो टेबुलेशन में क्या करते हैं, जो मेमोराइज्ड वेरिएंट होता है उसका जो डीपी है, एक तो ये वो ही रही यहाँ पर, उसे 0 से कर देंगे और जो बेस केस है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ इसका टेबुलेशन वर्जन हमें बनाना है, तो इसमें देखते हैं इसका जो मेमोराइज्ड वाला फंक्शन कॉल कैसे काम कर रहा था। तो वो ये रहा, बेस केस ये दिख रहा है कि इंडेक्स अगर -1 है तो डीपी तो कोई भी अगर वेट हो उसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ क्विकली एक बार लिख लेते हैं। तो अगर हमारा वेट कोई भी हो, इंटीजर w इक्वल टू में 0 से लेकर w जा सकता है हमारा कैपिटल W तक और w++। हमें ये पता चल रहा है कि अगर इंडेक्स -1 है और अगर ये कोई भी वेट हो तो डीपी में 0 स्टोर करना है। अभी ये कंफ्यूज मत होना यार, डीपी ऑफ -1 कैसे चलेगा और इंडेक्स शिफ्टिंग हम लास्ट में देख लेंगे। अब एक बात समझो, ये बेस केस लिख दिया हमने, उसके बाद समझो हमारा जो अब ये मेन लॉजिक है। अब लॉजिक है तो जो पैरामीटर्स चल रहे थे उनका लूप लिखना पड़ेगा, 2 फॉर लूप। तो जब हमने मेमोराइज्ड वेरिएंट भेजा था उसमें हम उल्टा चल रहे थे, तो टेबुलेशन उसका अपोजिट होता है। अपोजिट में हमने -1 वाला बेस केस लिख दिया, तो अब इंडेक्स हमारा चलेगा और -1 वाला हो गया तो 0 से लेकर इंडेक्स <n चलेगा। जो मेमोराइज्ड वेरिएंट होता है उसका बिल्कुल उल्टा, तो यहाँ इंडेक्स आ गया। अब सिमिलरली वेट का देखते हैं, वेट कैसे चलेगा। तो वेट हमने यहाँ W से भेजा था, तो W क्या होगा, लास्ट में अप्रोच 0 करेगा। तो इस जो टेबुलेशन है इसमें अपोजिट चलता है, तो इसमें हमारा जो W है वो चलेगा हमारा 0 से लेकर W <= यहाँ पर देखो पैरामीटर्स का नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसको मैं कैपिटल वेट करा देता हूँ इनपुट को और यहाँ से ये चेंज करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो कैपिटल W <= वेट और ये हमारा कैपिटल W++। ठीक है, उसके बाद जो ये लॉजिक था ये कॉपी कर देते हैं वहाँ पर। मेमोराइजेशन वाले जितने भी फंक्शन कॉल है उनको मैं डीपी में कन्वर्ट करा देता हूँ। ठीक है, इसे भी कन्वर्ट करवा देता हूँ। ओके, और ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अब ये जब फॉर लूप कैलकुलेट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा देखो मेमोराइज्ड फंक्शन को कॉल हमने n-1 W से किया था, तो आंसर भी हमारा वहीं आएगा। तो यहाँ से ये रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमने कोड पोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा इंडेक्स -1 था तो वो चलेगा नहीं। तो बेसिकली हमारा अभी ये सिचुएशन है -1 0 1 2 इस तरह चलेगा। बट क्योंकि हमें पॉजिटिव से स्टोर करना है 0 1 2 3, ये मैंने आगे के काफ़ी वीडियोस में बताया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वो जिस डायमेंशन में हमको ये करवाना है उसमें +1 कर देंगे। तो डीपी का कौन सा 2 डायमेंशन है, एक इंडेक्स और वेट वाली, बट ये इशू कहाँ आ रहा है, फर्स्ट वाली डायमेंशन में। तो इसमें सिंपली हमने एक शिफ्ट करवा दिया। अब ये शिफ्ट जहाँ करा है वो हर एक डीपी में ये डायमेंशन जब एक्सेस होगा ना वहाँ करवाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये कोड में देखो यहाँ से इनिशियलाइजेशन में +1 करा दिया और जहाँ जहाँ हमारा ये फर्स्ट डायमेंशन एक्सेस हो रहा है वहाँ +1 करा दिया। सिंपली हम शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये गुड टू गो है। यहाँ से हमारा ये कोड रेडी है, एक बार इसे रन करके दिख लेते हैं। ओके, ये एक्चुअली हमने ऊपर वेट इनिशियलाइज करा दिया था क्योंकि पैरामीटर नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये जो नेम यहाँ चेंज किया वही डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आ गया है और 36 ये सही आंसर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये तो ऑर्डर ऑफ ये वेट वाला लूप है। अब ये दो इनर लूप से एक ऊपर वाला ऑर्डर ऑफ n चल रहा है और एक अंडर ऑफ ऑर्डर ऑफ वेट चल रहा है। तो सिंपली इसका हो गया n क्रॉस W, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस में हम क्योंकि DP यूज़ कर रहे हैं तो वही स्पेस ले रहे हैं, तो n क्रॉस W की, बाकी तो कुछ ले नहीं रहे खास। ये इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वर्जन वाला देख लेते हैं। तो मैं एक बार आपको पहले टैब में बता देता हूँ कैसे पता चलेगा स्पेस ऑप्टिमाइज हो रहा है नहीं। तो अब यहाँ फोकस करते हैं थोड़ा इस वाले एरिया पर। जो हमारे जो कॉल्स जा रहे तो कहाँ जा रहे थे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फिर से। एक तो था हमारा नॉट टेक कॉल में जा रहा था हमारा कि आप उसी फंक्शन में -1 इंडेक्स पर चले जाओ और वेट कुछ चेंज नहीं होगा। और टेक कॉल जा रहा था, टेक कॉल में हमारा कुछ वैल्यू ले रहे थे उस इंडेक्स की, प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पर सेम इंडेक्स पर रह के हमारा वेट अपडेट हो जा रहा था। ठीक है, तो यही कॉल हो रहा था। अब जब हमारा टेबुलेशन का डीपी कैलकुलेट होगा तो
अगर कोई सेल का रेफरेंस मान लेते हैं, इस सेल का रेफरेंस मानते हैं, तो इसको चाहिए क्या, एक तो जस्ट एक इंडेक्स, ये सेल है तो इसको मान लेते हैं W है, प्रोसेस हो रहा है और इंडेक्स प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस सेल को चाहिए क्या, इंडेक्स -1W, मतलब एक लेवल ऊपर यहाँ पर इसे ये चाहिए एक तो फर्स्ट वैल्यू। सेकंड क्या चाहिए, सेम ही रो में एक कुछ इसके लेफ्ट साइड चले जाओ, कुछ क्या होगा वो पता नहीं इसे भी, बट यहाँ से ही आएगा वो, ठीक है। इससे पता चल रहा है जब ये कैलकुलेट हो रहा है तब इसे ये दो चीज़ चाहिए, एक कोई इस रो में से वैल्यू आएगी वो, और एक ऊपर वाली, बाकी इससे ऊपर क्या हो रहा है इसको नहीं पता, इसे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर ये एक्सटेंडेड यहाँ इस तरह होती, तो अगर ये सेल कैलकुलेट हो रहा होता तो इसे क्या चाहिए होता, एक जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू और एक इसकी इसी रो में से वैल्यू। उस टाइम पे इसे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ क्या स्टोर है, तो इससे पता चल रहा है अगर हम दो रो वेक्टर ले लें तो हम ऑन द गो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह आपको आइडिया आ जाएगा कि फर्स्ट अगर ये इस तरह दो रो वेक्टर लिया तो ये कैलकुलेट हुआ, सेकंड इटरेशन में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर एक स्टेप से, तो ये चला। थर्ड जो इटरेशन है उसमें अगर मैं इस तरह कर लूँ, ये यहाँ पर, तो ये चला। अब क्योंकि रिवीजन वीडियो है, बेस वीडियो नहीं है, बेस वीडियो अगर बनाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्विकली मैं ट्राई करूँगा जितने भी डेप्थ में जा सकूँ। तो देखो यहाँ से हिंट आ गया, कोड में क्विकली चेक कर लेते हैं कि कैसे जाएगा। तो अब इसको हम कहेंगे कि आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से इसका सॉल्यूशन लेके आओ। उसमें भी पास कर दिया मैंने वेट, वैल्यू, एन और डब्ल्यू, ठीक है। अब ये टेबुलेशन वाला ही मैं कॉपी कर देता हूँ, वहाँ से इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने इनिशियली देख लिया कि अगर दो रो वेक्टर ले लें हम जिनका डिमेंशन वेट +1 वाला ही होगा, एक को नाम देते हैं प्रीवियस और एक को दे देंगे करंट, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यही हमने काम किया। अच्छा, ये करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमने अभी तक प्री कंप्यूटिंग करी यहाँ पर, देखो टेबुलेशन में बेस केस डाला। एक बात समझो, इनिशियली डीपी में 0 स्टोर था और हम जो बेस केस डाल रहे हैं ना उसमें भी 0 स्टोर है। तो अगर इस लुक को आप नहीं रखोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली हम 0 स्टोर कर रहे हैं, बट ये तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो शिफ्टिंग कैसे काम करिए, तो इसलिए यहाँ रखा है, ठीक है। इसको ही सिंपल यहाँ भी रखेंगे। अब एक बात समझो, अब ये तरीका होता है टेबुलेशन वाले कोड को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट करना। पहले ये चीज़ तो हमें पता थी कि ये कुछ ये यहाँ पर बेस केस हमने लिखा है। बेस केस जब भी होता है ना, तो देखो एक चीज़ तो है कि करंट कैलकुलेट हो रहा है, और एक चीज़ ये इस टाइप की कुछ प्री कंप्यूटेशन होती है। प्री कंप्यूटेशन होती है ना, वहाँ करंट के अलावा अगर हमारे पास जो है प्रीवियस रोज जो भी है वो पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर तो क्योंकि प्रीवियस एक ही है करंट के अलावा, तो फिर यहाँ दिमाग लगाना नहीं, यहाँ प्रीवियस लिख दिया मैंने, उसी का ही काम होता है प्री कंप्यूटेशन। अब ये हमारे मेन लूप में है। अब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कुछ इंडेक्सेस रेफरेंस हो जाएंगे, तो अब इसमें अब हमें चेक करना है कहाँ करंट लगाना है, कहाँ प्रीवियस। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि इंडेक्स -1 पे प्रीवियस लगाना है, इंडेक्स +1 पे प्रीवियस। तो एक बात समझो, इस टाइप के कोड में हमें पहले देखना है, एक लाइन को पकड़ना है, हमारा आंसर कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ हमें शॉर्ट पता चल रहा है करंट की वैल्यू क्या है, तो ये लाइन पर पता चल रहा है आपको, यहीं से हम स्टोर कर रहे हैं ना कि मैक्स टेक और नॉट टेक में से ही हमें लेना है। तो जहाँ हम वो स्टोर कर रहे हैं वो हमारा करंट हो गया। तो ये क्या चीज़ है, इंडेक्स +1, इंडेक्स +1 में हमने करंट डाल दिया। तो यहाँ मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, इंडेक्स +1 वाला जहाँ था उस पर हमने करंट डाला। तो इंडेक्स +1 पूरे कोड में जहाँ भी यहाँ करंट डाल देते हैं, तो देखो इंडेक्स +1 यहाँ पर भी है, तो इसमें भी करंट डाल देते हैं। और अब देखो, अब ये क्या एक्सेस हो रहा है, ये -1 + 1 घुमा फिरा के 0 है, तो ये तो डीपी ऑफ इंडेक्स स्टोर हो रहा है जो कि इससे अलग है। तो अब इससे अलग है और हमारे पास अब ऑप्शन में क्या है, ये इससे अलग है, तो यहाँ करंट तो जाएगा नहीं। और अब इनिशियली हमारे पास ऑप्शन में दो ही चीज़ थी, प्रीवियस और करंट, तो फिर कुछ रहा ही नहीं, तो प्रीवियस ही डाल दिया यहाँ पर। तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड से ये ईजी रह जाता है। अब देखो, जब हमने देखा कि करंट रो कैलकुलेट हो रही है, तो जो हमारी करंट है वो नेक्स्ट इटरेशन की प्रीवियस बन जाएगी, तभी वो स्लाइड करेगी ना। और कभी ना कभी तो ये दोनों लूप खत्म होंगे, तो जो हमारा करंट रो स्टोर हुआ होगा वो हमने कहाँ प्रीवियस में स्टोर करा दिया होगा, तो वही चीज़ हमें यहाँ बाहर मिलेगी। तो बाहर हमारे पास प्रीवियस होगा, तो यहाँ से इसका भेज देते हैं। तो ये हो गया अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसे भी चला लेते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन, ओके जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू था, बट देखो आंसर 36 आ गया, ये ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ से हमने इसको 2D स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया। अब देखो यहाँ तक तो 2D स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ठीक है। अब इससे आगे अब आप क्वेश्चन बोलोगे कि ये मैं अब आगे बताऊंगा 1D ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो पता कैसे चलता है। देखो 2D तक तो आप आ सकते हो, उसके आगे फिर इन ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। मतलब अगर कोई लिखने बैठा हो तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा 2D से 1D बना दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन अगर होता है उसके बेस पे कुछ चीज़ें ट्राई आउट होती है, अगर सेट होती है तो वो बनता है। तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ यहाँ पर। अगर ये हमारी प्रीवियस रो है, ये हमारी करंट रो है, अगर इस सेल की बात करते हैं, इसे जब कैलकुलेट होना था तब इसे क्या चाहिए था, एक एग्जिट ऊपर की वैल्यू चाहिए थी, एग्जिट ऊपर की रेप्लिका चाहिए थी, और कोई वैल्यू इसके लेफ्ट में से चाहिए थी। वही चीज़ हमने देखी ना, इसके लेफ्ट में से कुछ चाहिए था और एग्जिट इसके ऊपर का चाहिए था। ठीक है, यही चीज़ हो रही थी। अब जब ये आगे जाएगा तो मैं कलर चेंज करके देता हूँ। अब ये सेल हुआ यहाँ पर, तो इसको भी सेम वही चीज़ चाहिए होगा, इसके एग्जिट ऊपर की वैल्यू और इसके कुछ लेफ्ट से कुछ वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब ऐसा समझो, ये एक एल आकार का जो पाइप है ना, ये आगे बढ़ रहा है इस तरह, एक ट्रांजिशन हो रहा है इस तरह। आई होप ये कुछ विजुअलाइजेशन आपको थोड़ा हेल्प करे इस तरह। ठीक है, ऐसा कुछ कैलकुलेट हो रहा है। तो अब किसी ने इस तरह ऑब्जर्वेशन लगाई कि मान लेते हैं, हम एक इंस्टेंस ले लेते हैं कि यही एक ही अर्रे हमारे पास। अब इनके अंदर ओल्ड वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैं ओल्ड को ऐसे लिख रहा हूँ ओ पे। ठीक है, अब
हम लोग इस पे आए सबसे पहले काम करने। तो अगर ये ओल्ड वैल्यू स्टोर्ड है, अब हमें एग्जैक्टली अगर यहाँ नीचे वाला करंट कोई होता तो उसे ये ऊपर वाली वैल्यू चाहिए होती। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता ओल्ड पे। तो अब देखो, अब इसके लिए एक पुरानी वैल्यू हमने वेरिएबल स्टोर कर दी और इसके लेफ्ट में तो अभी कुछ नहीं है, तो ये कुछ काम करके अपडेटेड वैल्यू लिख देगा। तो ये यू लिख दिया इसने अपडेटेड। सिमिलरली अब मैं इस इंडेक्स पर आया, अब देखो इस इंडेक्स पर आया तो ये जो वैल्यू है ना ओल्ड, इसको मैंने एक वेरिएबल में यहाँ ले ली ओ पे, और तब इसको काम करने लायक काम मिल गया, इसको ऊपर वाली की वैल्यू मिल गई और इसके लेफ्ट में जो अपडेटेड वैल्यू चल रही है वहाँ से कोई मिल गई। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बेस पे इस सेल को अपडेट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे आया तो यहाँ तक क्या चल रहा है, देखो इसको चाहिए इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। अगर यहाँ करंट होता मान लेते हैं इसी इंडेक्स पे, तो इसको चाहिए होती इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। तो वो ये है, तो इसको मैं एक अगर वेरिएबल में स्टोर कर लेता, अब मान लो एक ही है तो ये स्टोर कर दिया और लेफ्ट से इसको अपडेटेड वैल्यू मिल गई, तो इसका काम बन जाएगा। तो इसने इसको अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सिमिलरली पे आपको ये लॉजिक पता चल रहा होगा। आप सिमिलरली इस इंडेक्स पर आया, अगर इस ओल्ड वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ तो ये जो इंडेक्स है इसको काम करने लायक इसकी ऊपर वाली एक वैल्यू मिल गई जो ओल्ड वाली, और एक अपडेट वाली यहाँ से ले लेगा तो ये काम कर लेगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन इस तरह आती है कि ये 2D से 1D ईपी भी हो सकता है ऐसा। तो अब अगेन ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं बहुत आगे मतलब 5-7 मिनट एक चीज़ में नहीं करूँगा। एम है इस प्लेलिस्ट का यही है कि आप फटाफट रिवाइज कर पाओ, आपको हल्का फुल्का लॉजिक पता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो क्विकली अब इसका कोड देख लेते हैं। तो अब इसे हम कहेंगे कि आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन 2D से अब 1D वाला करके लाओ। तो यही कॉपी पेस्ट करके स्पेस ऑप्टिमाइजेशन 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम यही लॉजिक है। अरे ये इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको मैंने लिख दिया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन 2 करके ला। तो अब जैसे मैंने कहा करंट हमारा हो गया वर्चुअल, हम प्रीवियस पे ही काम कर रहे हैं, यहाँ प्रीवियस लिखा है सही बात है, ठीक है। यहाँ प्रीवियस लिखा सही बात है। अब यहाँ जो करंट है ना उसकी जगह हमारे पास चीज़ ही एक ही पड़ी है प्रीवियस, और हमने वो मैक्स का लॉजिक देखा अभी ऊपर वाला, तो करंट को हटा के प्रीवियस लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट जो अपडेट हो रहा है उसकी जगह जो हम प्रीवियस एक ही अरे है वही लिखेंगे, और अब करंट है ही नहीं तो ये कॉपी होने की तो बात ही नहीं है, और यहाँ से करंट का रेफरेंस नहीं है, प्रीवियस का है। तो देखो ये जो चीज़ें मैंने एडिट करी है ये हो सकता है आपको ऐसा लगे ये क्या है, बट इसका जो लॉजिक जो इसके पीछे था ना वो हमने ऑलरेडी ये जो मैंने टैब में आपको करके बताया ना वही चीज़ हमने यहाँ ट्रांसलेट करी और कुछ नहीं किया। तो अब सिंपली इसको यहाँ से देख लेते। इंटरनेट का क्या इशू है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये चल गया, इसका आंसर 36 आ गया। अब जैसे मैंने कहा था अब इसका हम फॉरवर्ड वाला भी देख लेते हैं। तो मैं फॉरवर्ड वाला मेमोराइजेशन वाला ही करके दिखा दूंगा एक, ताकि आपको आइडिया रहे कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेमोराइजेशन वाला वे यहाँ से चालू हुआ था और इसका एफ वेरिएंट, तो ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं। फॉरवर्ड वाला वे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक ही सीक्वेंस में ना स्टिक करो। जनरली हम कोई भी क्रिएटर या किसी के वीडियो देखते हैं तो फिर दिमाग में ऐसा ही नहीं कि हमको n-1 से ही स्टार्ट करना है। वो हो सकता है कि वो फिर मतलब ड्यूअल तरीके से भी हो सकता है, तो नॉलेज होना बेटर है ऐसा। तो अब इसका FO लिख देता हूँ मैं, इसको भी यहाँ फॉरवर्ड वर्जन लिख देते हैं, और अब यहाँ n-1 की जगह हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वर्जन था इसका FO लिख दिया। ये बेस की ये चेक कर लेंगे, पर पहले इनका फंक्शन कॉल अपडेट कर देते हैं FO वाला, यहाँ पर भी FO वाला, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब बेस की जगह क्या होगा, जहाँ सिंपली जो हम माइनस में 0 से चल रहे हैं तो हमारी क्या होगा, लास्ट वर्किंग इंडेक्स n-1 होगा, तो फिर बाउंड्री हमारी कहाँ है उस साइड, वो n हो जाएगी। n यहाँ पर भेजा है हमने, हाँ भेजा है, तो अगर ये है तो फिर वहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, तो वहाँ से 0 ही रिटर्न होगा। और ठीक है, यहाँ से आई थिंक ये गुड टू गो है। एक बार ये चेक कर लेते हैं। रन टाइम है ओके, हाँ हमने एक चीज़ नहीं चेंज करी ना, फॉरवर्ड चल रहे हैं अब, तो अगर हम स्किप करें तो +1 होगा क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। बाकी तो ठीक है, इंडेक्स सेम ही रहेगा। तो देखो इसने भी 36 दे दिया है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब हम इसका वो वेरिएंट, यहाँ तक तो हमारा आंसर से मतलब था, यहाँ फिनिश हो गया। अब हम अगर फॉलोअप क्वेश्चन में आया कि आप प्रिंट करो कौन से आइटम का सेट आपने लिया था, और अगर मल्टीपल आंसर हो, मान लें 36 का आंसर मल्टीपल कॉम्बिनेशन दे पा रहे तो वो प्रिंट करो। तो अब यहाँ मैं अज्यूम करूँगा कि अपने चैनल का पुराना प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, तो जो हमारा सबसेट सम विद टारगेट किया था ना, वहाँ पर मैंने एक DP टेबल में आगे उसको यूज़ कैसे करते चलते कैसे वो ट्रिक बताई थी, तो सेम ट्रिक यहाँ यूज़ होगी। तो क्विकली हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो हम टेबुलेशन वाला है ना, इसी को ही करते हैं क्योंकि DP टेबल यहाँ कैलकुलेट हुई है। अब देखो ये जो ट्रांजिशन है तो उस पर अगर टेबुलेशन पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा दिया तो ट्रांजिशन लूज हो जाएंगे, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन फिर जहाँ हमें एक्चुअल प्रिंट करना है ना वहाँ नहीं लगा सकते। तो हम अब इसका टेबुलेशन वाला वहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी वो टेबल प्रिंट हो गई होगी।
तो मैं एक बार इसको आपको प्रिंट करके भी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। एक प्रिंट फंक्शन दे देते हैं डीपी में, इसका वॉइड दे देते हैं। प्रिंट करके इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आपको विजुअलाइजेशन आ जाए कि भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा वो दिखती कैसे टेबल। इसको रेफरेंस से पास कर दे रहा हूँ। फटाफट इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, कंसोल क्लियर करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने कुछ ये प्रिंट किया है। अब देखो डीपी टेबल में हमने देखा था ये शिफ्टेड टेबल है, तो इससे इसे पढ़ना कैसे है मैं एक बार इसका आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसे पेस्ट कर दी है। अभी एक बता क्या रहा है, जो डीपी टेबल हमारी बनी थी वो हमारी क्या थी, तो यहाँ हमने इस तरह भेजा था ना कि यहाँ से इंडेक्स -1 चालू हो रहा है, 0 1 2 3 आइटम थे इस तरह, और जो ऊपर कॉलम थी वो वेट थे हमारे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। आप एक बात समझो, ये तो हमारा लॉजिकल व्यू था ना, -1 0, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती शिफ्ट किया था उसे स्टोर करने को। तो ये चीज़ तो प्रेजेंट है, बट इसको ये प्रेजेंट होगी इस तरह में। ठीक है, तो बट एक्चुअली वो ये इस तरह से सिंपल है ना, एक एक की शिफ्टिंग करी थी ना, तभी ये स्टोर हुआ था ज़बरदस्ती। अब देखो, अब ये हर एक सेल को रीड कैसे करना है, यहाँ पर हमारा आंसर था, इसे रीड कैसे करेंगे। ये यहाँ बोलेगा कि आप 0 से लेकर 2 तक सारी अरे के आइटम्स कंसिडर करो और मुझे बताओ कि 18 वाली कैपेसिटी का आंसर क्या है। इसे हर एक सेल को ऐसे रीड करते, तो इसका आंसर 36 आएगा। अब जो ट्रांजिशन बैक कैसे जा रही है, वो जैसे हमने इसको जैसे क्वेश्चन पूछे थे वैसे ही बैक जाएगी। तो जो क्वेश्चन पूछे थे ना इस तरह, ये फॉर्मूला के बेस पे नॉट टेक और टेक, उनमें से जो 2 मैक्सिमम होगा ये वही कंसिडर करेगा। और किसी जगह ऐसा हो, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ की 15 की वैल्यू कोई ट्रांजिशन ऐसा है कि मान लो ये 14 और ये 14 तक आ रहा है, तो वो फिर मल्टीपल आंसर बन सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो सबसेट सम वाला वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो बैक ट्रैक भी हमें वैसे ही करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे बनता जाएगा ना तो वहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब यहाँ स्टॉप क्या करना है, देखो अब मान लेते हैं हम यहाँ पहुँच गए, ये यहाँ तक बैक ट्रैक होके कोई पाथ ऐसा बन के मान लो आ गया यहाँ तक। तो अगर मैं इस तरह कंडीशन लिखता हूँ कि अगर हमारी देखो सबसेट सम वाली में क्या था, हम स्टोर कर रहे थे पॉसिबल या नहीं पॉसिबल, तो उसमें 0 1 स्टोर था। तो अगर या लॉजिकली मान लो हम स्टोर करा रहे 0 1, तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो अगर वहाँ अभी ऐसा समझो ये सबसेट सम है, तो वहाँ सिर्फ ट्रू फॉल्स है। तो अगर यहाँ फॉल्स है तो सिंपली हम उसे बोल सकते थे कि आप जिस स्टेट पे पहुँचे हो वो फॉल्स है, तो आगे का पाथ कंसिडर ही नहीं होगा, समझे। बट यहाँ पर हम 0 के बेस पे नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि वो हो सकता है ना कि वो आइटम ना पिक हो, बट ज़रूरी थोड़ी है वो पाथ बन चुका। ध्यान से एक बार लॉजिकल समझना, मैं यहाँ पर आके 0 वैल्यू पे नहीं बोल सकता कि वो पाथ गलत है। हो सकता है वो ना पिक होके कहीं यहाँ सेटल हो रहा हो। तो इसलिए फिर हमारी लॉजिकल कंडीशन जाएगी कि आप जो भी कर लो, कोई ना कोई तो पाथ होगा ना जिसने आंसर दिया होगा। तो वो जब हो के यहाँ तक इस रो तक आ गया, ये रो तक जो कि -1 है, बट लॉजिकली डीपी में स्टोर्ड है वो 0 1 2 3 से। अगर वो कोई भी पाथ ऐसे ऐसे करके इस रो तक आ गया, यहाँ पर ज़रूरी नहीं इसी सेल तक आए 0,0, हो सकता है वो यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि ज़रूर थोड़ी है कि हमारा ऑप्टिमल आंसर हो तो जो कैपेसिटी बची हो वो 0 ही हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा हो रहा है 100, बट उस टाइम पे जो वेट की कैपेसिटी बची है वो कुछ 3 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, क्योंकि वो फिल ही नहीं हुई। तो इसका मतलब अगर इस रो तक कोई पहुँच पा रहा है तो मतलब हमारा वैलिड आंसर है। तो क्विकली उसका लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेबुलेशन में मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पर एक बैक फंक्शन लिख लेंगे जिसमें पास कर देंगे हम कहाँ खड़े हैं। तो हम कहाँ खड़े, आंसर हमें यहाँ से मिला था, अभी शिफ्टेड है तो हम यही चीज़ भेज देंगे कि हमें यहाँ खड़े हैं हम लोग, दिस कॉमा दिस पर हम लोग खड़े हैं इस इंडेक्स पर, कॉमा। अब क्या क्या जाएगा, अब क्योंकि बैक ट्रैकिंग में जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको स्टोर करना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रिकर्जन थोड़ा तो आता है, क्योंकि रिवीजन प्लेलिस्ट है, ये बेस से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमने एक वेक्टर आंसर ले लिया, उसको पास करा देते हैं कि हमारा ऑन द फ्लाई जो आंसर बन रहा है वो एक हमारी डीपी टेबल, एक वेट और एक वैल्यू जो हमारी वहाँ बनेगी वो, और आई थिंक एन ठीक है, इतना आई थिंक इनफ है, ये करवा दिया। और अब ये बैक फंक्शन को लिख लेते हैं। बैक फंक्शन का रिटर्न टाइम कुछ नहीं होगा, ये बोल रहा है मैं इंडेक्स पर हूँ, ये डब्ल्यू पर हूँ, और ये हमारा जो आंसर है इसको रेफरेंस पे पास करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या था हमारा था, और डीपी था, वेट था, वैल्यू था। तो डीपी यहाँ से आ गया, इसको भी रेफरेंस से करा दिया, और वेट और वैल्यू था उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका ये पैरामीटर्स लिख दिए। अब देखो यहाँ आ गए। अब यहाँ जो हमने बेसिकली जो क्वेश्चन जाते टाइम करे थे वही चीज़ रिटर्न पूछते टाइम करनी है। जैसे कि अगर
कंडीशन है नॉट टेक। नॉट टेक में क्या था कि आप सिंपली पीछे रिटर्न हो गए थे, तो मैं वही इसे बोलूँगा कि आप इंडेक्स -1 पे जाओ, वेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी ऑन द गो जो आंसर है हमारा वेट बैक, तो बैक ट्रेकिंग वाला है ना। तो ये नॉट टेक और टेक आया कहाँ से था, ये तो डीपी से आया था ना, देखो यहाँ दिख रहा है ना। तो बेसिकली यही चीज़ हम उसे पूछेंगे, कहाँ गया, ये रहा नॉट टेक आया ये। तो हम इसे कहेंगे आप बताओ अगर इसे हम नहीं लेते तो हम कहाँ जाते, तो हम जाते हैं बेसिकली इंडेक्स -1 पर, इसे नहीं लिया है हमने, और ये डब्ल्यू पर चले जाते, ठीक है। और अगर टेक किया होता तो हम कहाँ जाते, डीपी ऑफ इंडेक्स पर रहते, और जो हमारा वेट है ये, इसमें से अगर इस आइटम को एक बार ले लिया है तो इसका वेट पहले कम हो जाएगा। तो ये वेट में से अभी मैं यहाँ देखो, यहाँ जानबूझ के कुछ चीज़ खाली छोड़ रहा हूँ, ये करंट आइटम का वेट हटा दिया, और अगर इसे ले लिया है तो हमें करंट आइटम की वैल्यू भी मिल गई। अभी इंडेक्स जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, बाद में देखते हैं क्या है। तो ये दोनों हमारे डिसीजन थे जो हमने वहाँ लिए थे, सिंपली वही यहाँ लिए। अब इसके बेस पे अब आगे जाएंगे हम कि अगर हमारा नॉट टेक अगर टेक से ज़्यादा वैल्यू ला के दे रहा था। अब देखो जो टेक लिया था वो भी बेस्ड ऑन कुछ कंडीशन था। तो इनिशियली टेक क्या था, वहाँ पर भी हमने 1 बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर था, तो यहाँ पर वो ले लिया। और अभी यहाँ इसको एक कंडीशन पे डाल देंगे कि अगर ये चीज़ कि हमारा जो करंट इंडेक्स का वेट है वो, हमारा जो करंट इंडेक्स का जो वेट है वो हमारे कैपेसिटी से कम है, तो ही हम आगे ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ किया नहीं है ज़्यादा, या ये चीज़ तो वो ये जो टेबुलेशन में से कॉपी हुई है यहाँ से, ठीक है, वही लॉजिक हुआ है, ठीक है। और अब डिसीजन किस पे था, हम नेक्स्ट वाले फंक्शन पे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि अगर ऐसा होता कि हमारा नॉट टेक से ज़्यादा है, तो हम सिंपली इसी फंक्शन को बोल देते कि भाई इसे लेना ही नहीं है, क्योंकि यही इस कंडीशन यही कह रही ना, अगर नहीं ले तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सेम इसी फंक्शन को बोल देंगे भाई नहीं लेना इसे, तो आप ऑटोमेटिक अपना पीछे चले जाओ और जो काम करना है वो आप करके लाओ। तो इसे डीपी दे दिया और वेट दे दिया और वैल्यू दे दिया, ठीक है। या तो ऐसा होता एलसीफ कि हमारा टेक वाला जो पाथ है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट ला के दे रहा है, तो टेक वाला पाथ है तो हमारा ऑन द गो पहले इसको पुश करते, करंट एलिमेंट को पुश बैक किया, करंट एलिमेंट को यहाँ पर कुछ, और उसके बाद फिर अब इसे बोलते कि अब आप ऐसा करो सेमी इंडेक्स पर रहो, बट अब आप इसमें से अपना करंट इंडेक्स जो है ना उसका वेट माइनस कर दो, और उसके बाद आप आंसर कॉमा डीपी कॉमा वेट कॉमा वैल्यू पास कर दिए, ठीक है। और जब ये भी नेक्स्ट ब्रांच इटरेशन चलेगी तो ये चीज़ को पॉप बैक करना है। अब मैं मान रहा हूँ कि आप अपने आप को अगर प्लेसमेंट के लिए रेडी समझ रहे हो तो आपने बेसिक रिकर्जन तो वो करा ही होगा, जहाँ हम ऑन द फ्लाई चीज़ें लिस्ट में लेते हैं, वेक्टर में लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस करते हैं और फिर कुछ उसे हटा देते हैं, ठीक है। ये अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, ये रिवीजन वीडियो है, तो ये ले लिया यहाँ पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मल्टीपल आंसर हो, तो टेक और नॉट टेक की वैल्यू इक्वल होगी, तो अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना अगर मल्टीपल आंसर है तो ये, और जो टेक वाली कंडीशन है ना वो इसी के बेस पे जाएगी आगे। नहीं देखो, अगर इक्वल है तो अगर टेक लिया होगा तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, ये फॉलो कर रहा होगा तो फिर सेफ है यहाँ डालने की। अगर कंडीशन डालनी है तो डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। रीज़न है कि अगर टेक ले लिया है तो लिया ही तब होगा ना जब ये कंडीशन होगी, तो इसे फिर से डालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कि हमने दोनों को अलग अलग कॉल करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम देखते हैं क्या है, पहले बेस केस लिख देते हैं फिर इंडेक्सिंग की बात करेंगे। बेस केस क्या था, अगर आप ये करते करते फर्स्ट वाली रो पर पहुँच गए इंडेक्स 0 तक, जो डीपी का स्टार्टिंग टेबल, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ आंसर है, तो आंसर जो भी उसे प्रिंट करा दो, ऑटो आईटी और डाल दिया हमने आंसर पे, और इसका सी आउट करा दिया हर एक आईटी और एक स्पेस, और यहाँ से एक न्यू लाइन करवा दी, और यहाँ से अब रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये हो गया। जैसे मैंने कहा था वो सबसेट सम वाले में हमने यहाँ कंडीशन डाली थी कि अगर कोई स्टेट फॉल्स है तो वो आगे जा ही नहीं सकता, तो इस पर क्या कंडीशन ऐसे 0 पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने लॉजिकली आंसर टेबल पे देखा ना कि 0 के बेस पे हम नहीं कह सकते सीधा सीधा। कह तभी सकते हैं कि अगर वैलिड आंसर होगा और फर्स्ट रो पे पहुंच गया तो ही होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना किसी आइटम को लिए बिना भी हमारा मैक्सिमम बात आ रहा है, पर वो सबसेट सम वाले में तो सीधा सीधा आंसर यही स्टोर था कि भाई वो फॉल्स है तो फिर आगे जाने नहीं है, लॉजिकल है ना वो तो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ करंट आइटम का इंडेक्स और ये खाली क्यों चढ़ाया देखो वेट ऑफ करंट वैल्यू ऑफ करंट इंडेक्स क्या इंडेक्स होगा, बट क्योंकि ये शिफ्टेड डीपी थी, हमने किया था ना -1 को एक शिफ्ट किया था, तो जो करंट इंडेक्स चल रहा है ना वो एक शिफ्टेड होगा, तो अब उसको ओरिजिनल लेना हो तो एक सब में -1 करना पड़ेगा, तो ये करंट इंडेक्स जो वेट और वैल्यू में रिफर होगा ना वो -1 वाला होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। डीपी जो हमारी शिफ्टेड थी बट अब उसको हम फिर से कंसिडर कर रहे हैं और वेट और वैल्यू में, तो जो शिफ्ट हमने +1 किया और सब जगह -1 करना पड़ेगा ना, तो यही कर रहा हूँ मैं। अब आंसर डॉट पुशबैक में इंडेक्स -1 जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर भी पुशबैक ये, यहाँ पर ये, तो आई थिंक ये गुड टू गो है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है, रन करा के देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, हमने 3 बार आइटम 1 को लिए, आइटम 1 थी ये रही, उसका वेट था 6, अगर 3 बार लिया तो 18 होगा और 12 थी 36, तो इस तरह ये प्रिंट करेगा। अब ये कोड टेस्टेड है, मल्टीपल वाले सॉल्यूशन पे भी काम करेगा। तो अब हम इसका जावा वाला वेरिएंट देख लेते हैं क्विकली। अब फिर से मैं कह रहा हूँ
कि अच्छा उससे जाने से पहले देख लेते हैं कि ये बैक फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो करीब करीब उतने ही वो पाथ लेगा। अब डीपी वाले सॉल्यूशन में फ़ायदा है कि हम रिकर्जन की जैसे हम ऐसे ही कुछ सर्च करने नहीं जा रहे, यहाँ हमें शॉर्ट शॉर्ट कुछ ना कुछ चीज़ें पता है और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कि मैं कहा मल्टीपल वीडियोस में मेरी प्रोफिशिएंसी C++ पे है, बट जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इमेज से ना देखना पड़े, तो मैं इस कोड को जो वर्किंग कोड है उसे मैं पोर्ट करवा दूंगा और हम क्विकली फिर हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंटेक्स एक बार देख लेंगे। तो मैं पोर्ट करवा के बोलता हूँ आपको। तो अब इसको जावा में कर देते हैं सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैं अपना एक्सटेंशन में सेम वर्किंग कोड को पोर्ट करवा दिया है ताकि सिंटेक्स चेक कर सके हम लोग, जिसको जावा वाले जो है ना वो। तो सबसे पहले हमने देखा था ये कोड, ये था अनबाउंडेड था, फिर रिकर्जन था उसका फंक्शन था, मेमोराइजेशन उसका फंक्शन था, उसके बाद हमारा टेबुलेशन था, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन था, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन 2 था, उसके बाद फॉरवर्ड वाला था, मेमोरी एम फॉरवर्ड दो फंक्शन है। ओके, फिर हमारा प्रिंट था और बैक। तो ये दोनों फंक्शन के एक्चुअली वो लिखते टाइम ध्यान नहीं रहा, पैरामीटर्स पर अलग होंगे। ठीक है, अब क्विकली इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाऊँगा, जस्ट जिसको सिंटेक्स देखना है वो देख सकता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्लास लिया, या बॉयलर प्लेट लिखी अनबाउंडेड की, यहाँ से रिटर्न करवा के चेक कर लिया क्या क्या है। ठीक है, अब रिकर्जन के थ्रू ये आप देख लो वेट वैल्यू एन और वो पास किया है। अब उसका जो फंक्शन वेरिएंट एफ है, इसका इनपुट इंडेक्स और डब्ल्यू है, बाकी तो सारे अरेज है। अगर आप लॉजिकल बाउंड्री अब इसमें क्योंकि एन से जा रहे हैं तो -1 पे पहुंचे तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, तो 0 पे दिया। नॉट टेक कंडीशन देख ली, टेक में क्या किया हमने, एक बड़ा नेगेटिव नंबर स्टोर कर लिया और फिर बेस्ड ऑन जो वेट वाली कंडीशन है वहाँ से चेक कर लिया। सिमिलरली मेमोराइजेशन वाला देख लेते हैं, उसमें 2D डीपी ले ली n, W+1 की। W+1 इसलिए क्योंकि W हमें इंडेक्स की तरह चाहिए। यहाँ पर सबको -1 से फिल कर दिया और जो मेमोराइजेशन वेरिएंट है उसमें डीपी पास कर दिया। अब ये एफ जो फंक्शन है उसका ही कॉपी है, सिर्फ स्टोर करा दिया डीपी, और अगर वो ऑलरेडी स्टोर है उसे रिटर्न कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो इससे और भी फटाफट देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, यहाँ से मेमोराइजेशन फिनिश हो गया। अब इसका टेबुलेशन देख लिया हमने, चेक किया था टेबुलेशन में कि मेमोराइज्ड वाले को अगर पोर्ट करते हैं तो पहले डीपी को 0 से इंडेक्स करा देंगे, फिर जो बेस केस है वो लिख दिया। जो 2 लूप है इंडेक्स और वेट, वो इंडेक्स और वेट कैसे चल रहे थे हमने C++ वाले वेरिएंट में देखा, और ये जो कॉपी करके यहाँ लिख दिया था हमने रिकरेंस, और यहाँ से प्रिंट किया था डीपी देखने के लिए। और अब ये वाला जो वेरिएंट है हमने कैसे बैक वर्ड वो जितने भी आंसर्स थे कैसे कैलकुलेट कराए थे, एक अरे लिस्ट ले ली आंसर की और एक बैक फंक्शन में डाल दिया था। अभी कैसे था वो ऑलरेडी अपने C++ वाले में देख लिया, सिंटेक्स देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला ले लिया था, हमने देखा था कि प्रीवियस और करंट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ प्रीवियस लिखते हैं, जो मेन जो लूप होता है उसमें कैसे प्रीवियस और करंट होता है, जहाँ करंट कैलकुलेट होता है वहाँ करंट डालते हैं और बाकी फिर एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं क्या है। फिर जो नेक्स्ट इटरेशन में उसमें हमारा करंट प्रीवियस बन जाता है। अब वो कहीं ना कहीं ये लूप खत्म होगा तो करंट हमने प्रीवियस में स्टोर कराया तो वो फिर बाहर प्रीवियस में ही मिलेगा। सिमिलरली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन 2 में हमने देखा था, वो तो आप वो जो लॉजिक टैबलेट में समझाया था ना उसके हिसाब से ये कोड डायरेक्ट में देखना, वरना समझ नहीं आएगा ये, तो वहाँ से देखना कि हमने प्रीवियस कैसे काम कर रहा था ये। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से मेमोराइजेशन फॉरवर्ड वाला था, इसमें सिंपली वो ये कि अगर आप उल्टा चल रहे हो, आप 0 से चल रहे हो, तो अगर आप n तक पहुँच गए तो ठीक है, वरना अब आपको आगे चलना है, इसलिए इंडेक्स+1 भेज दिया। बाकी तो सेम ही कंडीशन है वो। ठीक है, क्विकली देख लिया। और मेमोराइजेशन फॉरवर्ड वाला ये बेसिकली बॉयलर प्लेट था जो ऊपर वाले को कॉल कर रहा था, पर ये 40 लेगा क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग है, वरना टेक्निकली ये मेन रिकर्जन कॉल है, इसको हम अलग नाम दे सकते थे बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने सिर्फ डीपी को -1 करके मेमोराइजेशन फॉरवर्ड वाले को 0 से स्टार्ट करके चला दिया था। अब हम प्रिंट फंक्शन दे तो नॉर्मल ये प्रिंट कर रहा है सिर्फ डीपी को। ठीक है, बैक फंक्शन में हमने देखा कि अगर हम इंडेक्स 0 तक पहुँच गए कैसे भी तो फिर आप आंसर कुछ लेके आके वो प्रिंट कर दो, सिंपली वहाँ से रिटर्न हो जाओ। नहीं तो जो क्वेश्चन हमने जब डीपी टेबल बनाते टाइम किए थे वही क्वेश्चन पूछे इसको, सेम कुछ लॉजिक नहीं लगाया। नॉट टेक वाला पूछा है, टेक वाला पूछा है, बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर नॉट टेक वाला टेक से ज़्यादा लाता तो हम बैक फंक्शन को इंडेक्स -1 से भेजते, अगर टेक वाला नॉट टेक से ज़्यादा लाता तो हम वो करंट इंडेक्स को ले लेते। और ये इंडेक्स -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शिफ्टेड डीपी थी इसलिए। ठीक है, और अगर दोनों ही अगर इक्वल थे तो फिर 2 ब्रांच बनी, उन्हें दोनों को देखना पड़ेगा, यहाँ से ही मल्टीपल सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, और ठीक है ये हो चुका है यहाँ पर। अब तो ठीक है, ये आपने जावा वाला वेरिएंट देख लिया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया नो डाउट, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होगी और अलग अलग वेरिएंट्स है, हर एक के 4 वेरिएंट है, हमने इस तरह देखा तो इसलिए। बट ठीक है, अब लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो बता देना। थैंक यू, बाय।